हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिटर फ्रेंड्स में मैं आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम फिटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जिनमें से अपन ने 120 क्वेश्चंस को अपन ने रिवाइज किया है। तो आप इन क्वेश्चन का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं उनकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनको देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे जाके भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आपकी एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, फिटनेस से रिलेटेड अगर आपकी पोस्ट है तो इस उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनको ज़रूर तैयार करें। चलो आगे बढ़ते हैं और 121 नंबर का क्वेश्चन तैयार करते हैं। क्वेश्चन है, घुमावदार ग्रूव्स को काटने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। यानी आपको कोई घुमावदार ग्रूव्स बनाने हैं, ठीक है, तो आप किस चीज़ल का उपयोग करेंगे। यानी अगर कोई जैसे घुमावदार मतलब ऐसे तिरछे में जो सर्पिलाकार हो, तो वहाँ पे अगर आपको ग्रूव बनाने तो आप किस श्रेणी का चीज़ल यूज करेंगे। फ्लैट चीज़ल का, वेब चीज़ल, क्रॉस कट श्रेणी का, या हाफ राउंड चीज़ल का। तो हमेशा जब भी आप किसी में होल ग्रुप्स के नाम से जो भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें हमेशा याद रखें हाफ राउंड नो चीज़ल लगा देना, वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 122 नंबर क्वेश्चन कितने पढ़ते हैं। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़ा का वजन होता है। यानी जब मार्किंग करते हो उस समय आप कौन से कितने ग्राम का हथौड़ा यूज करते हो, तो वो आपको यहाँ पे बताना है कि आप कितने ग्राम का। तो लगभग अपन 250 ग्राम का हथौड़ा यूज़ करते हैं। जो बॉल पेन या फिर हैमर होता है वो 250 ग्राम का ही होता है, और वही आपका हैंड हैमर कहलाता है। तो आप 250 ग्राम तक हैमर का यूज़ आप मार्किंग के समय करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 250 ग्राम हैमर। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। विकर्ण फाइलिंग के लिए अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। यानी आप जब डायगोनल फाइलिंग करोगे तो उसके मतलब उसके अनुचित तरीके, जब उसको प्रॉपर नहीं करोगे, जब विकर्ण डायगोनल फाइलिंग, तो उससे क्या होगा। यानी जॉब पे क्या दोष उत्पन्न होगा, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि जब आप डायगोनल फाइल करते हो तो आपकी जॉब पर उसमें अगर अनुचित तरीका अपना रहे हो तो आपके जॉब पे क्या दोष उत्पन्न हो सकता है। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि क्या उसमें दोष उत्पन्न हो सकता है। असमान फिनिश सतह मिलेगी, सतह पर खरोच होगी, सतह पर उतलता बनेगी, या सतह पर सही फिनिशिंग नहीं होगी। तो इससे असमान फिनिशिंग मिलेगी, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, असमान फिनिशिंग होगी इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग करते हैं। यानी वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाना है, तो आप किस श्रेणी का उपयोग करें। फ्लैट चीजल का, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल का, या हाफ राउंड चीजल का। तो इसमें हमेशा अपन जब जॉब से कास्टिंग से कोई जॉब उठाते हैं, सबसे हमेशा ध्यान रखना हम लोग फ्लैट चीजल का यूज करते हैं, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में इस फाइल का नाम बताना। आपको एक फाइलिंग दी हुई जो स्पेशल फाइल्स है, ये कौन सी रोटरी फाइल है, टिंकर फाइल है, बेरेट फाइल है, या क्रॉसिंग फाइल है। तो आपको समझ में आ रहा है ये राउंड शेप में है, तो ये घूमती हुई फाइल है, जो घूमती हुई आपको ड्रिल मशीन में पकड़ के घुमाते हुए इसमें फाइलिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर रोटरी फाइल होगा। ठीक है, घूमने वाली है, घूर्णी है ये। अगला क्वेश्चन, फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। अत्यधिक दाब को कम करने के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। तीसरा, पेनिट्रेशन पिनिंग को कम करने के लिए, और पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो यानी जब भी अपन इस पर वो करेंगे तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा और पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। क्योंकि जब आप किसी फाइल पे चौक लगा के जब फिनिशिंग करेंगे तो उसमें जो बर है वो फंसेंगे नहीं, और उसमें फाइल में पिनिंग नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। यानी फाइन पिच हेक्सा ब्लेड है, उसका आप उपयोग कहाँ, क्या, किस धातु को काटने के लिए करोगे। मुलायम धातु को काटने के लिए, हाई स्पीड स्टील काटने के लिए, हाई कार्बन स्टील काटने के लिए, कंडक्ट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। तो इसमें अपन को पता है, अपन जब फाइन पिच ब्लेड का यूज़ करें तो कंडक्ट और अन्य जो पतली ट्यूब्स होती है उन्हीं को काटने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया आपको 10 इंटू 1.25 टेबल साइज की गणना करना है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए इसका, कि डेस बार टेप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। यानी इसमें से अपन इसको सीधा घटा के भी इसको हल कर सकते हैं, सीधा सीधा पड़ा है ये। तो जब इसमें से आप फार्मूला लगाओगे तो लगभग इसका जो मान आएगा आपका वो होगा आपका ए। ठीक है, 8.8 mm। यानी 10 में से 1.23 होगा, और पिच में से घटा दे। TDS सूत्र होता है इसका, मैं सूत्र बता देता हूँ। TDS बराबर टेप साइज होता है
माइनस होता है 1.23 होता है 1.23 इंटू पिच, पिच PITCH। तो यहाँ पे टेप साइज तो आपके सामने 10 दिया है, माइनस में 1.23 करोगे, इसके पिच से गुणा कर दोगे तो इसका मान निकल आ जाएगा, जो इसका मान मैंने 8.8 mm यहाँ पे आपको बता दिया है। फिर एक ड्रिल में फ्लूइड्स के बीच के भाग को किस नाम से पुकारते हैं? एक ड्रिल में फ्लूइड्स के बीच के भाग को किस नाम से पुकारोगे आप? लिप बोलोगे, वेव बोलोगे, पॉइंट बोलोगे या सेंक बोलोगे? आप इसको किस नाम से बोलोगे? तो उसको अपन लोग यहाँ पे वेव के नाम से पुकारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की रीडिंग क्या होगी? यानी आपके सामने एक वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर दिया है, इसकी आपको रीडिंग पूछिए। तो आप यहाँ पे ऊपर देखो, सबसे पहले इसमें आप इस स्केल को पढ़ो सबसे पहले कि ये कितने पे है। तो 30, 20, 21, यानी ये लगभग इधर बढ़ रही है, तो इधर से अपन शुरुआत करेंगे। इसकी जीरो कहाँ पे मिल रहा है लगभग देखो, तो जीरो लगभग 25, 20, बहुत ध्यान से देखने पर अपन को समझ में आ रहा है कि इसका जो जीरो मिल रहा है वो 20, 30, 70। इसमें प्रॉपर ढंग से समझाया हुआ नहीं है, क्योंकि देखो 0, 90, 100 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 157, 50 हो गए, 50, फिर 60, 70, ऐसे। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि जो 130 डिग्री पे वो घूम रहा है तो वो प्रॉपर कंफर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्केल इसकी इस साइड में घूम रही है, तो ये प्रॉपर बता नहीं पा रहा है इसका क्या होगा आना चाहिए। वैसे देखें तो इसमें 27 के लगभग इसमें आएगा इसका आंसर। तो मैं इसको थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका मैं राइट आंसर अगर लगाऊं तो लगभग मेरे हिसाब से इसका मैं अलग हल कर रहा हूँ। एक मिनट देखता हूँ दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर लगभग मेरे हिसाब से नीचे 0 मिल रहा है और 30 की लाइन मिल रही है, तो 30 तो हो ही गया। अच्छा 30 ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आ गया समझ में। देखो 20, 21 और एक 22, 22 तो हो ही गया, ठीक है। 22 और लाइन कौन सी मिल रही है? 30 भी मिल रही है, तो 30 को गुणा कर दो 5 से, तो 5 3 15, तो 150 हो गए। 150 और ये जोड़ दो इसमें 22, 150 और 22 कितने हो गए? नहीं 100/57, लगभग इसका लगभग मान आना चाहिए 157 के लगभग। तो इसका राइट आंसर यही होगा। इसको मैं और ज़्यादा डिस्क्राइब करके आपको बता दूंगा बाद में। फिर बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दाब सुनिश्चित करता है? तो एक समान दाब सुनिश्चित करने के लिए अपन लोग हमेशा रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समान दाब सुनिश्चित करने के जब भी क्वेश्चन आए तो आप रेचेट स्टॉप आंख बंद करके लगा दीजिए, सारा राइट आंसर होगा। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? यानी वर्नियर हाइट गेज का कौन सा जो पार्ट होता है वो मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। जा होता है, बेस होता है, बीम होता है या जा क्लैंप होता है। यानी आपने वर्नियर हाइट गेज सब लोगों ने देखी होगी, तो उसका कौन सा जो मुख्य पार्ट है वो स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो वो एक स्लाइड का जो पार्ट होता है वो एक उसका जा होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो इसकी जा होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या था? माइक्रोमीटर हमेशा काम करता है वो स्क्रू नट और स्क्रू के सिद्धांत पे काम करता है, इसका ये हमेशा सिद्धांत होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। फिर है डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई कैसे मापा जाता है? लंबी स्लीव के द्वारा, फिर अगले के ऑप्शन लंबी स्प्लिंटर के द्वारा, समाइज बेस के द्वारा या एक्सटेंशन रोड के एक सेट के द्वारा। तो आप किसके द्वारा इसको मापोगे? तो इसका राइट आंसर एक्सटेंशन रोड लगा के अपन मेजर करते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। एक्सटेंशन रोड लगा के अपन डेप्थ माइक्रोमीटर से। इस माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो इस माइक्रोमीटर की रीडिंग देखोगे तो अपन पता है अपन को, ये एक तो इंचों में तो 0 इंच पार किया, और 7 इसने मेन डिवीजन को पार कर दिया, ठीक है। 8, 1 2 3 4 5 6 8 मेन डिवीजन पार किए हैं, तो 7 हो गया,
7 7 तो मेन डिवीजन हो ही गई। फिर इसने एक सब डिवीजन है तो 25 ये हो गई, 0.025 ये हो गया। अब कौन सी लाइन मिल रही है देख लो, 11वीं 12वीं मिल रही है तो 0.25 और प्लस 12, 25 और 12 0.01, तो लगभग इसका जो मान आ रहा है वो लगभग आ रहा है आपका 0.87, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंट सतह के कांटेक्ट में होता है, यानी मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर कौन सा हिस्सा इंक्लाइंट सतह के दौरान डायल होता है, डिस्क होता है, ब्लेड होता है या स्टॉक होता है। तो जब भी आप बेवल प्रोटेक्टर से मेजर करते हो तो इसका जो सिरा जो कांटेक्ट में रहता है वो हमेशा ब्लेड ही रहती है, इसके द्वारा आप मेजर कर सकते हैं। फिर है ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है। ड्रिलिंग मशीन जब चलाते हैं तो कौन सा भाग अलग अलग गति पर चलाया जाए, प्लेट पुली के द्वारा, जॉकी पुली, स्टेप पुली, फास्ट एंड लूज पुली के द्वारा। तो जब भी अपन यूज़ करते हैं तो अपन स्टेप पुली होती है, इसमें अलग अलग स्टेप बने होते हैं, अलग स्टेप पर अपन यूज़ करके उसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। फिर पेडिस्टल ग्राइंड में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है। तो अक्ष के रूप में जो चिन्हित भाग होता है टूल रेस्ट होता है, ऑयल शील्ड होता है, व्हील गार्ड होता है या ग्राइंडिंग, तो ये हमेशा टूल रेस्ट के नाम से ही जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो टूल रेस्ट ही होगा, ये वाला भाग। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस फाइल का नाम बताइए, हैंड फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल और या कर्व्ड फाइल। तो ये फाइल हमेशा जो कहलाती है आपकी वो आपकी रास्प कट फाइल होती है, जो सब धातु को मतलब वो करने के लिए फाइलिंग करने के लिए की जाती है। जैसे लकड़ी, रबड़, चमड़ा आदि इनको फाइलिंग करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन लास्ट 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा, किस्में की स्थिति हुई, कठोर जबड़े की स्थिति, फिक्स जबड़े की स्थिति, मूवेबल जबड़े की स्थिति। तो जब आप ज़्यादा इसको टाइट कर दोगे तो इसमें हमेशा स्पेंडल की क्षति होगी, यानी स्पेंडल की चूड़ी वूड़ी खराब होने का डर बना रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तब तक आप इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।